नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में बायोगैस और असम में 4 लेन से संबंधित प्रस्ताव पर लगी मुहर। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित। विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को राज्यसभा में चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया। झारखंड में परीक्षा में अनियमितताओं पर छात्रों का प्रदर्शन जारी। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार से जल्द करेगा बात। जबकि केरलम में भी सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामलों पर 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। और ईरान की खाड़ी देशों को चेतावनी। अमेरिका ने हमला किया तो ऊर्जा ठिकानों को बनाएंगे निशाना। वहीं ओमान के साथ हॉर्मुज पर समझौता अंतिम चरण में। लोकसभा ने आज विपक्ष के हंगामे के बीच कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्ष के शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक का उद्देश्य भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना, मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देना और डिजिटल भुगतान और टैक्स प्रणाली में स्पष्टता लाना है। साथ ही उन विदेशी कंपनियों को मिलने वाली कर छूट को 2040-2041 तक बढ़ाना भी है, जो किसी भारतीय फैक्ट्री को मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराती हैं और वो फैक्ट्री अनुबंध विनिर्माण के तहत उनकी ओर से खास इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाती है। विधेयक में उल्लेख की गई खास इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके मुख्य पार्ट्स और एक्सेसरीज शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को अधिक प्रोत्साहित करना भी है। वहीं विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन में गतिरोध बना रहा। विपक्ष लगातार अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। विनियोग विधेयक संख्या 3 2026 को राज्यसभा ने चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक संख्या 3 2026 पर विचार और उसे लोकसभा को वापस भेजने के लिए पेश किया। ये बिल 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त सरकारी खर्च को भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अधिकृत करने से संबंधित है। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पक्ष उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये बिल अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है। वित्त मंत्री ने जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। Demand for excess grant for expenditures undertaken in the year 2023 on just 2 counts.
And these two counts were part of what the Public Accounts Committee in its 39th report presented to the Lok Sabha this year in April. So Public Accounts Committee, as you know and honorable members know, is headed always by a leader from the opposition. So in his chairmanship, that entire committee looks into the accounts and identifies where any excess has happened. So this year in April 26, this particular or this pair of two excess expenditure which had happened in 2023 was highlighted. नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य और आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी ने बताया कि इसका उद्देश्य लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली को विकसित करना है। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा में हुई अनियमितता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर विशेष कमेटी का गठन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी एक टास्क फोर्स क्रिएट किया है। अभी वो टास्क फोर्स का मैंडेट एक रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट, लीक प्रूफ एग्जामिनेशन कैसा करना है, इसी में क्या क्या डूस है, क्या क्या डोंट्स है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर कमेटी विचार करेंगे और एक रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस अभी देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की लीक को कैसे हम रोक सकते हैं और इसी से हम कैसे एक रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम बन सकते हैं, यही इस टास्क फोर्स का मैंडेट और फिर ये टास्क फोर्स का रिकमेंडेशंस भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। वी कामाकोटी ने बताया कि इस साल का नीट यूजी का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले लोगों ने ही लीक कर दिया। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स की कोशिश होगी कि इस प्रकार के लीक को रोका जाए। 2024 में जो कुछ लीक हुआ था वो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर जब प्रेस से अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर जा रहा था, उसी समय वो पेपर को, पेटी को खोलकर किसी ने लीक किया था। अभी 2026 में ये लीक एनटीए के बाहर नहीं हुआ, एनटीए के अंदर ही हुआ है। जो एग्जामिनेशन पेपर सेटर है वो उस प्रश्नों को लीक कर दिया। सो इसी में हर एक ऑपरेशंस के लिए एक रूट ऑफ ट्रस्ट है। रूट ऑफ ट्रस्ट तो एक पर्टिकुलर ग्रुप और ए पर्टिकुलर एंटिटी दैट वी ट्रस्ट वो ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए, अभी इसी में इस प्रकार हमारा रूट ऑफ ट्रस्ट जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेटर्स जो अध्यापक है उन्होंने उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इसलिए ही हमारा सभी सिस्टम अभी बिगड़ गया। और इसी टास्क फोर्स का जो कुछ मैंडेट होगा कि इस प्रकार की लीक को कैसे हम रोक सकते हैं। झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्र आंदोलन पर विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर आप जेपीसीसी जैसे संस्थान में भ्रष्ट अफसरों को अध्यक्ष बनाएंगे तो यही होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारी मांग है कि अदालत की निगरानी में जांच हो और समय सीमा के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए। और मैं तो सरकार को मैंने क्या कहा, अगर जांच में जैसे आप करप्ट अफसर को लगाएंगे, लिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इंक्लूडिंग अध्यक्ष तो भी वहां रिजाइन दे दिया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए। पहले भी इनकी जांच को हम सब लोग देख चुके हैं, जनता देख चुकी है।
और इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए। उधर केरलम में सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज तिरुवनंतपुरम स्थित राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा था। प्रदर्शनकारी सचिवालय की तरफ आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किया। युवा मोर्चा का आरोप है कि केरल लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं और रैंक सूची में नाम आने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न जिलों के सैकड़ों शिक्षक और पीएससी रैंक धारक भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबित नियुक्तियां जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और अभ्यर्थियों के बीच भी लंबित नियुक्तियों को लेकर असंतोष देखने को मिला है। युवा मोर्चा ने आरोप लगाया है कि माकपा और कांग्रेस दोनों ही पीएससी रैंक धारकों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं और प्रभावित अभ्यर्थियों के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। संगठन का कहना है कि सरकार को सभी लंबित नियुक्तियां जल्द पूरी करनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरी ओर केरल पीएससी की ओर से अगस्त महीने के लिए साक्षात्कार और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं का कार्यक्रम जारी है, लेकिन प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि रैंक सूची में शामिल होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में टेरिटोरियल आर्मी पर रक्षा मामलों की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इसे नागरिक सैनिक की अवधारणा का सशक्त उदाहरण बताते हुए कहा कि ये बल राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कार्यों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में भी अहम योगदान देता है। राजनाथ सिंह ने बताया कि लगभग 44,400 कर्मियों और 59 इकाइयों वाली प्रादेशिक सेना प्रशिक्षित रिजर्व बल के रूप में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है। उन्होंने बताया कि इसकी इकोलॉजिकल टास्क फोर्स अब तक करीब 10 करोड़ पौधे लगा चुकी है, जिनकी जीवित रहने की दर 80 से 85% है। साथ ही उन्होंने केरल, ओडिशा और असम में राहत कार्यों और जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान में प्रादेशिक सेना की भूमिका की भी सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ में इथेनॉल मिलाने की सरकार की कथित योजना को लेकर चल रही खबरों को पूरी तरह गलत और गैर जिम्मेदाराना बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एटीएफ में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की ऐसी कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF दो अलग अलग ईंधन हैं और इन्हें एक दूसरे से नहीं मिलाना चाहिए। राममोहन नायडू ने बताया कि SAF एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित एविएशन फ्यूल है, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO की मान्यता प्राप्त है और इसे दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। ये ईंधन कड़े परीक्षणों से गुजरता है और वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। उड्डयन मंत्री ने कहा कि विमानन सुरक्षा से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने से यात्रियों में बेवजह चिंता पैदा होती है। उन्होंने दोहराया कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और विमानन क्षेत्र में सभी फैसले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप लिए जाते हैं। जयपुर में आज से 3 चरणों में होने वाली ब्रिक्स बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले चरण की बैठक में भारत के साथ सहयोगी देशों, वाणिज्य, उद्योग और व्यापार मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा, ब्रिक्स के सहयोगी देश मिलकर दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियां और विकास पर चर्चा करते हैं। भारत आज चुनौते भरे विश्व के आर्थिक संकट के बीच एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से
विकास करने वाला अर्थव्यवस्था बने हैं, कई वर्षों से है। आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है भारत की, और जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है, भारत में प्रगति हो रही है, 2047 तक एक विकसित भारत, $30 ट्रिलियन से अधिक इकोनॉमी वाला भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का बड़ा प्रमुख योगदान देगा। वहीं गृह मंत्री पर राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। प्रदर्शन के दौरान पूरी स्थिति को सही ढंग से संभाला गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ। राहुल गांधी जी को कोई सीरियस लेता नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस पूरे स्थिति को संभाला गया वो ठीक था, उसमें किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जैसे जैसे और जानकारियां बाहर निकल रही हैं, लोग समझ गए हैं कि जो तत्व घुस गए थे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने कोशिश की इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की और वहाँ पे अराजकता फैलाने की, वो तत्व ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, उस पे आज भारत के सभी लोगों को जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। राजस्थान के सीकर जिले के कंवरपुरा गांव निवासी और विद्युत विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रामदेव सिंह मील को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। ये समारोह 15 अगस्त को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र यानी आरबीसीसी में आयोजित होगा। रामदेव सिंह मील को समाज में उनके प्रेरणादायी योगदान और अंग प्रत्यारोपण के बाद खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस प्रतिष्ठित समारोह में आमंत्रित किया गया है। रामदेव सिंह मील की प्रेरणादायी जीवन यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। वर्ष 2012 में दोनों किडनी फेल होने के बाद उनकी माता ने उन्हें अपनी किडनी दान की। सफल प्रत्यारोपण और उपचार के बाद उन्होंने खेलों को अपना लक्ष्य बनाया और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में कई पदक जीते हैं और वर्ष 2025 में जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में भी आप नियमित प्रशिक्षण के साथ अंग प्रत्यारोपण करा चुके लोगों को खेल और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले पोस्ट ऑफिस से मेरे पास कॉल आया था कि आपके लिए राष्ट्रपति महोदय जी का निमंत्रण आया है, और उसके बाद में वहाँ से अधिकारी जी यहाँ आए थे और मुझे निमंत्रण दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है। ड्यूटी के साथ साथ खेती बाड़ियों
स्पोर्ट्स में ध्यान दिया है, इसका मुझे उचित इनाम मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात ये 121 एपिसोड में मेरी तारीफ करके अंगदान को बढ़ावा देने की मुहिम चलाई थी। उस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। पीछे भी ट्रांसप्लांट गेम्स में हिस्सा लिया है और आगे भी हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन करेंगे। और खबरों में आगे, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने वर्ष 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को अपनी सहयोगी से रेप का दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसेंडकर की बेंच ने ये सजा सुनाई है। अदालत ने तेजपाल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 376(2)(f), 335(a) और 354(b) के तहत दोषी ठहराया है। सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल ने अदालत से सजा में नरमी की अपील की, जबकि गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिकतम सजा की मांग की। फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये मामला एक पूर्व जूनियर सहयोगी के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2013 में गोवा में थिंक फेस्ट इवेंट के दौरान इस वरिष्ठ पत्रकार ने होटल की लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न किया था। 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी। देश में स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय और कचरे से संपदा बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना GOBAR गोबरधन को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू होने वाली ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG उत्पादन को राष्ट्रीय स्तर पर नई गति देगी। योजना के तहत कृषि अवशेष, गोबर, गन्ना मिलों का प्रेस्मा, नगरों के जैविक कचरे और अन्य बायोमास को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद और ग्रामीण आय के स्रोत में बदला जाएगा। सरकार का लक्ष्य घरेलू CBG उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। 6 पिलर्स है जो कंप्रेस्ड बायोगैस CBD कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है सिटी और एग्रो वेस्ट को डाइजेस्ट करने के बाद में, उसको फर्मेंट करने के बाद में, तो उससे जो गैस बनती है उस गैस के यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफ टेक का पिलर रखा गया। यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। अश्योर्ड ऑफ टेक यानी बाय करने का गारंटी इसमें दिया गया है। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस, ग्लोबल ऑयल का प्राइस, गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े, इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया गया है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बायोगैस के प्लांट लगाने में, उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, कैपेक्स का सपोर्ट। और चौथा पिलर है पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहाँ से बायोगैस का प्लांट लगता है उस वहाँ से कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए जो पाइपलाइन का नेटवर्क चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए भी इस स्कीम में 4th पिलर रखा गया है। 5th पिलर है MSMEs और विशेषकर जो विमेन लेड MSMEs हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी। और 6th पिलर है इनोवेशन के लिए। मान लो कोई नए मेथड से करना चाहे, कोई नया टेक्नोलॉजी लाना चाहे इसमें, तो उनको एक इनोवेशन का स्कोप चैलेंज फंड के थ्रू दिया जाएगा। इन 6 पिलर्स को लेके स्कीम बनी है। स्कीम गोवर्धन स्कीम है। इसमें बेसिकली जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, प्लस पाइप नेचुरल गैस भी देश में कई जगह कई शहरों में आया है, इन सब का इस बायोगैस के प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ कनेक्शन किया जाएगा।
पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने असम में गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 135.87 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 8,970 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT टोल मॉडल पर विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर बनने वाले इस कॉरिडोर में 5 बड़े बाईपास, 15 प्रमुख पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर, 46 अंडरपास, 1 एलिफेंट अंडरपास और 210 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा। तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायुसेना के समन्वय से करीब 8.9 किलोमीटर लंबी पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। आसाम में एक हाईवे बहुत अच्छा, बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में, वहां से लेके तेजपुर तक। NH15 जो कि गुवाहाटी के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, आई मीन ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, उसका ये प्रोजेक्ट है। और ये आगे जाके बहुत सारे अरुणाचल के, आगे नागालैंड के, इन सब के लिए कनेक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे बनता है। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर्स का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।